नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे 9/11 हमले के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA किसी भी हाल में पकड़ना चाहती थी। ऐसा इंसान जो कभी एक सिविल इंजीनियर हुआ करता था और जो CIA से बचने के लिए पाकिस्तान की एक ऐसी खुफिया हाईली सिक्योर्ड हवेली में छिपा हुआ था जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। दोस्तों, यह कहानी है ओसामा बिन लादेन की। Where is Laden? The big question is where he is. Will CIA able to find him or not? 9/11 के बाद कई सालों तक लादेन का पता न लगा पाने के बाद CIA ने एक सीक्रेट मिशन पर काम करना शुरू किया और उन्होंने अल कुवैती नाम के एक आदमी का पीछा करना शुरू किया जो एक समय पर लादेन के लिए काम करता था। और एक दिन CIA अल कुवैती का पीछा करती हुई पाकिस्तान के एबटाबाद के एक अजीब से कंपाउंड में पहुंच जाती है। CIA को लगता है कि उस कंपाउंड में लादेन रहता है और आखिरकार एक दिन उस अनजान घर में CIA को लादेन के जैसा ही एक आदमी टहलता हुआ दिखता है। इसके बाद CIA एबटाबाद के एक पाकिस्तानी डॉक्टर शकील के साथ मिलकर लादेन की आइडेंटिटी कंफर्म करती है। CIA का पहले तो यह प्लान था कि लादेन के ऊपर ड्रोन से हमला कर दिया जाए, लेकिन किसी वजह से वे यह प्लान कैंसिल कर देते हैं और वे अपने कमांडोज को लादेन को पकड़ने के लिए एबटाबाद भेजने का फैसला लेते हैं। तो दोस्तों, 3D एनिमेशन की मदद से यह जानने के लिए कि CIA ने कैसे इस पूरे सीक्रेट मिशन पर काम किया और कमांडोज ने कैसे लादेन को पकड़ने के रिस्की ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम दिया, इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 9/11 के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA अपनी पूरी कोशिश में लगी थी कि उन्हें लादेन से जुड़ा कोई इनपुट मिल सके। इस दौरान दर्जनों बार अफगानिस्तान में अमेरिका ने कई बंकरों की छानबीन की और उन्हें तबाह किया, क्योंकि आखिरी बार लादेन को अफगानिस्तान में ही देखा गया था। लेकिन लादेन तो दूर, उस तक पहुंचने का एक छोटा सा सबूत भी उन्हें नहीं मिल सका था। अफगानिस्तान में CIA कई फोन कॉल को ट्रेस करने के बाद भी लादेन का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि ईयर 1998 में एक फोन कॉल को ट्रेस कर अमेरिका ने लादेन पर हमला कर दिया था। उसके बाद लादेन इतना सतर्क हो गया था कि उसने फोन के साथ साथ इंटरनेट का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया था ताकि कोई उसे ट्रेस न कर सके। इससे लादेन तक पहुंचना CIA के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। जब CIA को कहीं से भी लादेन का कोई इनपुट नहीं मिला, तब CIA ऑफिसर्स ने ग्वांतानामो डिटेंशन सेंटर में अपनी इंक्वायरी शुरू की। ग्वांतानामो बे डिटेंशन सेंटर क्यूबा के साउथ ईस्ट में मौजूद था, जिसे 2002 में 9/11 हमले के बाद बनाया गया था और इसके ऊपर अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट का कंट्रोल था। इसी डिटेंशन सेंटर में CIA के ऑफिसर्स वहां बंद उन कैदियों से इनपुट निकलवाने की कोशिश में लग जाते हैं जो कभी न कभी अलकायदा के लिए काम कर चुके थे, क्योंकि यही कैदी CIA के लिए आखिरी उम्मीद की किरण थे। यहीं CIA की मेहनत रंग लाती है जब साल 2002 में उनको लादेन से जुड़ा एक इनपुट मिलता है। जब डिटेंशन सेंटर में अलकायदा का एक मेंबर मोहम्मद अल कहतानी CIA को अलकायदा के एक दूसरे मेंबर अबू अहमद अल कुवैती के बारे में बताता है, जो कभी अलकायदा के इनर सर्कल में काम करता था। लेकिन अल कहतानी सीधे तौर पर लादेन से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन CIA को नहीं देता। इसलिए CIA उस शख्स अल कुवैती के बारे में और इंफॉर्मेशन निकलवाने में लग जाती है कि वाकई में ऐसा कोई शख्स अलकायदा में था या नहीं। डिटेंशन सेंटर में CIA की पूछताछ सालों साल चलती रहती है और 2004 में एक इंक्वायरी के दौरान हसन गुल नाम के एक दूसरे कैदी ने CIA को बताया कि ओसामा बिन लादेन अल कुवैती नाम के एक कुरियर पर भरोसा करता था। हसन गुल ने बताया कि अल कुवैती लादेन का काफी करीबी और भरोसेमंद आदमी था, और क्योंकि ओसामा ना ही किसी फोन का इस्तेमाल करता था ना ही इंटरनेट का, तो उसके सारे मैसेज लाने ले जाने का काम अल कुवैती ही करता था। हसन गुल ने CIA को यह भी बताया कि अल कुवैती को काफी समय से देखा नहीं गया है। जब CIA ने देखा कि दोनों कैदी हसन गुल और मोहम्मद अल कहतानी की कहानी काफी मिलती जुलती है और दोनों की कहानी एक ही शख्स अल कुवैती पर जाकर टिकती है, इससे CIA को यह शक हुआ कि हो सकता है कि अबू अहमद अल कुवैती नाम का वो आदमी ओसामा बिन लादेन के साथ ही हो। क्योंकि CIA के पास ओसामा बिन लादेन के पास पहुंचने की और कोई लीड तो थी नहीं, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि कैसे भी लादेन के मैसेंजर अल कुवैती की इंफॉर्मेशन निकाली जाए। CIA को अपनी जांच में पता चला कि अल कुवैती एक पश्तून यानी कि पठान है जो कुवैत का रहने वाला था और अलकायदा से जुड़ने पर अफगानिस्तान में रहने लगा था और उसे आखिरी बार पाकिस्तान में ही देखा गया था। CIA को शक था कि अल कुवैती अपने परिवार से दूर रहता है, इसलिए वह कभी न कभी कुवैत में रह रहे अपने परिवार वालों से बातचीत तो करता ही होगा। इसलिए CIA कुवैत से पाकिस्तान आने वाली उन सभी कॉल्स को रिकॉर्ड करने लगते हैं जिसमें लोग आपस में पठानों की लैंग्वेज पश्तो यानी कि अफगानी में बातचीत करते थे। आखिरकार कई महीनों की मशक्कत के बाद CIA 2008 में एक ऐसे फोन कॉल को ट्रेस करती है जिसमें दो लोग आपस में अफगानी में बात कर रहे थे। उस फोन कॉल पर शक करने का कारण यह था कि उसमें लोग नॉर्मल तरीके से बात करने की बजाय एक कोड वर्ड में बात करते थे, और तो और वो फोन कॉल पाकिस्तान की एक ही लोकेशन पेशावर से किया जाता था। उस फोन कॉल को ट्रेस कर CIA अल कुवैती का पता लगा लेती है। अल कुवैती का पता चलने के बाद CIA के ऑफिसर्स और पाकिस्तान के ही कुछ लोग जो खुफिया तरीके से CIA के लिए काम करते थे
अल कुवैती का पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन साल 2 साल होने के बाद भी कुवैती से उनको कुछ खास इनपुट नहीं मिलता, क्योंकि अल कुवैती आम आदमी की तरह ही लोगों से मिलता जुलता था। उसके किसी काम को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उस पर शक किया जाए। लेकिन CIA के पास लादेन तक पहुंचने की कोई लीड तो थी नहीं, तो वे चुपचाप अल कुवैती का पीछा करना जारी रखते हैं। और यहीं से कहानी दिलचस्प तरीके से बदल जाती है। जब एक दिन अल कुवैती का पीछा करते हुए CIA ऑफिसर्स पाकिस्तान के एबटाबाद नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं। एबटाबाद पहुंचने के बाद अचानक से अल कुवैती की एक्टिविटी काफी बदल जाती है। अल कुवैती वहां कई अलग अलग घरों में आता जाता है। CIA को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इतने अलग अलग घरों में क्यों जाता है, और आखिर उन घरों में ऐसा क्या है। CIA को यह भी लगने लगा था कि हो सकता है कि उनमें से किसी में अल कुवैती का कोई खास आदमी रहता हो। खैर, CIA ने अल कुवैती का पीछा करना जारी रखा। एक दिन CIA ने देखा कि अल कुवैती एबटाबाद की एक गंदी सी सड़क के सबसे आखिर में मौजूद कंपाउंड के गेट के सामने जाता है और उस अनजान से कंपाउंड में घुस जाता है। CIA काफी देर तक बाहर अल कुवैती का इंतजार करती है, पर इस बार अल कुवैती उस कंपाउंड से निकलकर बाहर नहीं आता। CIA के ऑफिसर्स उस कंपाउंड में झांकने की कोशिश भी करते हैं कि आखिर उस कंपाउंड के अंदर है क्या, पर उस कंपाउंड के बाहर बनी 12 फीट से भी ज्यादा ऊंची बाउंड्री के चलते उनको अंदर का कुछ अंदाजा नहीं चल पाता। लेकिन उनको यह समझ नहीं आता कि आखिर एबटाबाद जैसी शांत जगह पर उस कंपाउंड में ऐसा क्या है जिसके लिए चारों तरफ इतनी ऊंची बाउंड्री बनाई गई है। क्योंकि CIA को अब थोड़ा शक हो रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि एबटाबाद के उस एरिया को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए, थोड़ी और जानकारी जुटाई जाए कि वहां कंपाउंड के अंदर आखिर चल क्या रहा है। इसलिए CIA के एजेंट्स एबटाबाद में ही किराए का मकान लेकर रहने लगते हैं। जब CIA उस कंपाउंड की इंफॉर्मेशन निकालती है तो गूगल मैप से उनको पता चलता है कि जिस कंपाउंड में अल कुवैती घुसा है वो वहां पर साल 2008 में नहीं था और उसे साल 2004 में बनाया गया था, यानी कि अमेरिका पर हुए 9/11 हमले के बाद वो कंपाउंड बनाया गया था। इससे CIA का शक और बढ़ने लगता है और वो उस कंपाउंड का ड्रोन सर्विलांस शुरू कर देते हैं। ड्रोन सर्विलांस में CIA ऑफिसर्स को पूरा कंपाउंड कुछ ऐसा दिखाई देता था। उस कंपाउंड में एक 3 मंजिला मकान था जिसका फ्रंट एरिया रोड के अपोजिट डायरेक्शन में था और उस 3 मंजिला घर तक सीधे पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं था। यह मकान एबटाबाद के बाकी के मकानों से एकदम अलग तो था ही, एरिया वाइज भी वो आसपास के मकानों से 8 गुना तक बड़ा था, जिसमें अंदर और अलग अलग कंपाउंड बने हुए थे और उनके आसपास भी 10 फीट तक ऊंची बाउंड्री थी, जो CIA के लिए काफी अजीब बात थी। सर्विलांस में CIA ने यह भी देखा कि सिर्फ इस बीच के एरिया में बने 3 मंजिला मकान में ही लोग रहते थे और वो लोग बहुत कम बार घर के बाहर दिखाई देते थे। मेन कंपाउंड के बगल वाले कंपाउंड में उस घर के लोग सब्जी उगाते थे और सिर्फ उसी सब्जी का इस्तेमाल करते थे, वो कभी बाहर से सब्जी नहीं खरीदते थे। मेन कंपाउंड से लगे दूसरी ओर के एरिया में उस घर के लोग मुर्गी और गाय पालते थे, यानी उस कंपाउंड में ऐसी फैसिलिटी थी कि वहां के लोगों को किसी भी चीज के लिए कम से कम बाहर जाने की जरूरत पड़े। CIA के लिए सबसे अजीब बात यह थी कि बीच के 3 मंजिला घर की सबसे ऊपरी मंजिल की बालकनी की दीवारें 7 फीट ऊंची थी। CIA के हिसाब से जो जरूर किसी न किसी इंपॉर्टेंट आदमी को छिपाने के लिए बनाई गई थी। CIA को शक था कि उस घर में काफी लोग रहते हैं जो बाहरी लोगों की नजर में नहीं आना चाहते थे, और यही वजह थी कि वो लोग फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते थे। उस घर में दिन में तो ज्यादा हलचल दिखाई नहीं देती थी, लेकिन वहां रात में बच्चों के रोने की आवाजें आती थीं। CIA ऑफिसर्स को यह लगता था कि हो न हो दिन में शायद अंदर मौजूद बच्चों को किसी प्रकार की नशीली दवा देकर सुला दिया जाता हो। CIA ने वहां एक और चीज ऑब्जर्व की, वो ये थी कि उस घर के लोग कभी कचरा बाहर नहीं फेंकते थे, बल्कि उसी कंपाउंड में कचरे को जला दिया करते थे जहां मुर्गियां और गाय पाली जाती थीं। और उस कंपाउंड की एक और खास बात यह थी कि वहां सिर्फ एक ही मेन गेट था और उसी मेन गेट से अंदर जाने पर सामने 3 दरवाजे पड़ते थे जिनसे अलग अलग कंपाउंड में जाया जा सकता था, यानी कि कोई भी कंपाउंड एक दूसरे से सीधा कनेक्टेड नहीं था। उस घर की ये सब अजीबोगरीब चीजें CIA का शक और मजबूत कर रही थी। इसके बाद टीम कई महीनों तक उस घर का ड्रोन सर्विलांस करती रही और खुफिया जानकारी इकट्ठा करती रही। CIA को यह भी लगने लगा था कि हो सकता है कि उस कंपाउंड में लादेन हो और उसको इतना सिक्योर लादेन को लोगों की नजर से बचाने के लिए बनाया गया हो। आखिर कई महीनों के ऑब्जर्वेशन के बाद CIA को घर की तीसरी मंजिल पर एक शख्स घूमता हुआ दिखाई देता है जो पारंपरिक कुर्ते पायजामे में था और उसका पहनावा लादेन से मिलता जुलता था। CIA उस शख्स की हाइट हेल्थ का मिलान जब लादेन की हाइट हेल्थ से करती है तो वे चौंक जाते हैं, क्योंकि बालकनी में घूम रहे उस शख्स की कद काठी पूरी तरह से लादेन से मेल खा रही थी। CIA को लगा जैसे वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन CIA ये जानती थी कि लादेन बहुत शातिर आदमी है। वह अपने हमशक्ल का इस्तेमाल कर कई बार खुफिया एजेंसियों को धोखा दे चुका था, इसलिए CIA इस बार अपनी ओर से कोई चूक नहीं करना चाहती थी। CIA चाहती थी किसी भी तरह से यह कंफर्म हो जाए कि बालकनी और गार्डन एरिया में घूमने वाला वो शख्स लादेन ही है। लादेन की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए CIA एबटाबाद में ही रहने वाले एक पाकिस्तानी डॉक्टर शकील अफरीदी के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है।
डॉक्टर शकील एक वक्त पर एबटाबाद में अमेरिकी पोलियो टीकाकरण प्रोग्राम का हेड था। प्लान के अकॉर्डिंग डॉक्टर शकील को फेक पोलियो वैक्सीनेशन के बहाने उस कंपाउंड के अंदर जाना था और घर के अंदर मौजूद बच्चों का सैंपल लाना था। डॉक्टर शकील पोलियो वैक्सीनेशन के बहाने उस कंपाउंड के बाहर पहुंचते तो हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से उनको अंदर जाने की परमिशन मिलती है। खैर, वैक्सीनेशन के बहाने डॉक्टर शकील बड़ी ही चालाकी से वहां मौजूद बच्चों के सैंपल लेने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस बात की भनक वहां मौजूद लादेन के परिवार वालों को नहीं पड़ती। फाइनली जब उन सैंपल का डीएनए टेस्ट किया जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि उस कंपाउंड में मौजूद बच्चे लादेन के परिवार के ही हैं, और सीआईए पूरी तरह आश्वस्त हो जाती है कि बालकनी और गार्डन में घूमते दिखाई देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि लादेन ही है। और इस तरह सीआईए आखिरकार लादेन का पता लगाने में कामयाब हो ही जाती है, जिसके बाद सीआईए सीधे ही ये मैसेज यूएस प्रेसिडेंट हाउस तक पहुंचा देती है। आखिर 1 दशक से भी ज्यादा समय के बाद अमेरिका को लादेन की इंफॉर्मेशन मिली थी। इस खबर के मिलते ही उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा तुरंत ही अपने सुरक्षा सलाहकार के साथ सीक्रेट मीटिंग बुलाते हैं। लादेन को पकड़ने की योजना में प्रेसिडेंट बराक ओबामा काफी सतर्कता बरतना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि लादेन को पकड़ने का उनका ये पहला और आखिरी मौका हो सकता है। इसलिए वे चाहते थे कि इस काम को जितना जल्द हो सके उतनी जल्द अंजाम दिया जाए। इसके बाद सीआईए फौरन अपने काम में लग जाती है और लादेन को पकड़ने के लिए 3 अलग अलग प्लान बनाती है। सीआईए का प्लान ए लादेन को ड्रोन हमले में मारना था, उस वक्त जब वह अपने गार्डन में बाहर टहलने के लिए निकले। लेकिन इस प्लान में दिक्कत यह थी कि इसमें थोड़ी सी भी चूक होने पर लादेन वहां से भागने में कामयाब हो सकता था, जो सीआईए की पूरी 10 साल की मेहनत को चौपट कर सकती थी। इसलिए सीआईए इस प्लान को कैंसिल कर देती है। सीआईए का प्लान भी यह था कि लेडेन के पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, पर इसमें दिक्कत यह थी कि इसके लिए काफी ज्यादा क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव मटेरियल की जरूरत पड़ती, और दूसरा ये कि इससे लादेन असल में मारा गया या नहीं ये भी कंफर्म नहीं हो पाता। यह भी हो सकता था कि वो इस हमले में बच जाए और किसी बंकर या सीक्रेट रास्ते से उस कंपाउंड से भाग जाए, क्योंकि घर के अंदर का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर और प्लान किसी को भी मालूम नहीं था। सीआईए का प्लान सी यह था कि स्पेशल कमांडो की एक टीम एबटाबाद जाए। यदि लादेन सरेंडर करे तो उसे जिंदा पकड़ ले, और यदि वह भागने की कोशिश करे तो उसे वहीं न्यूट्रलाइज कर दे, क्योंकि लादेन का डीएनए टेस्ट करके यह कंफर्म करना बहुत जरूरी था कि अमेरिका ने आखिर अपने दुश्मन नंबर 1 को असल में मारा है या नहीं। और आखिरकार काफी सोच विचार के बाद प्रेसिडेंट प्लान सी को ही एग्जीक्यूट करने का फैसला लेते हैं। 19 मई 2011 को प्रेसिडेंट बराक ओबामा स्पेशल कमांडोज की एक टीम को ऑथोराइज करते हैं ताकि उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जा सके। इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए अमेरिकन कमांडोज ने स्पेशली 2 अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग भी की थी, जहां ओसामा की वजीरिस्तान हवेली की तरह ही सेम मॉडल की बिल्डिंग बनाई गई थी। फाइनली 2 मई 2011 को वो दिन आ जाता है जब 24 कमांडो 2 अलग अलग हेलीकॉप्टर में अपने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अफगानिस्तान के बगराम बेस पर तैयार हो जाते हैं। उनके साथ इस अभियान में कायरो नाम का एक कुत्ता भी शामिल था, जो इस ऑपरेशन के दौरान कमांडोज को चौकन्ना करने के लिए ले जाया गया था। इस अभियान में कमांडोज की टीम जिन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने वाली थी वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले हेलीकॉप्टर थे, जिन पर पेंट की ऐसी लेयर चढ़ाई गई थी जिससे ये अपने ऊपर पड़ने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते थे, जिससे ये रडार की पकड़ में नहीं आते थे। साथ ही ये शोर तो कम करते ही थे, काफी नीचे से उड़ान भरने में भी कैपेबल थे। अब आगे की पूरी कहानी मैं पाकिस्तानी टाइम जोन के हिसाब से बताऊंगा। 1 मई रात के करीब 11 बजे के आसपास कमांडोज हेलीकॉप्टर में अफगानिस्तान के बगराम बेस से जलालाबाद बेस के लिए उड़ान भरते हैं, जो पाकिस्तान बॉर्डर के एकदम नजदीक था, और ठीक 12:15 पर वो जलालाबाद से एबटाबाद की ओर निकलते हैं। रात के अंधेरे में 12:30 पर कमांडोज की टीम एबटाबाद पहुंच जाती है। प्लान के अकॉर्डिंग पहले हेलीकॉप्टर को कंपाउंड के अंदर लैंड करना था। जब पहला हेलीकॉप्टर कंपाउंड में उतर रहा था, उसी वक्त लैंडिंग के दौरान उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे उसका पिछला हिस्सा कंपाउंड वॉल से टकरा जाता है और उस हिस्से में आग लग जाती है। हालांकि उसमें मौजूद सभी कमांडो जल्दी से सेफली बाहर निकल आते हैं और वो सभी बिना देर किए उस एरिया की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां लादेन रहता था, क्योंकि कमांडोज उस घर में रह रहे लोगों को संभलने का कोई भी मौका नहीं देना चाहते थे। इसके थोड़ी देर बाद ही दूसरा हेलीकॉप्टर कंपाउंड के बाहर सेफली उतरता है और उसमें से देखते ही देखते सभी कमांडो बाहर निकलकर सीधे कंपाउंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिस वक्त सील कमांडोज इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, इसकी लाइव फुटेज प्रेसिडेंट बराक ओबामा और उनके सुरक्षा सलाहकार भी देख रहे थे। 12:32 यानी कि लैंडिंग के 2 मिनट बाद ही कमांडो की पहली टीम ग्राउंड फ्लोर के मेन दरवाजे के बाहर पहुंच चुकी होती है। टीम ग्राउंड फ्लोर के मेन दरवाजे को तोड़कर जैसे ही अंदर जाती है, कमांडो को देखते ही अल कुवैती उनके ऊपर फायरिंग कर देता है, जिसके जवाब में सील कमांडो उसे वहीं न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसी वक्त अल कुवैती का भाई अबरार फायरिंग की आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर निकल आता है, जिसे बिना वक्त गंवाए सील कमांडो अपना टारगेट बना लेते हैं। ठीक उसी समय अबरार की पत्नी बुशरा भी घबराकर बाहर अबरार को देखने आती है।
जिसे सील कमांडो वहीं न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर सक्सेसफुली ऑपरेट करने के बाद सील कमांडो की टीम सीढ़ियों से चढ़कर पहले फ्लोर की तरफ बढ़ने लगती है। जब वे ऊपर की ओर जा रहे होते हैं उसी वक्त उनका सामना ओसामा के बड़े बेटे खालिद बिन लादेन से होता है। सील कमांडो वहीं पर खालिद बिन लादेन को अपने टारगेट पर ले लेते हैं और इस तरह कमांडो की दूसरी टीम पहला फ्लोर क्लियर कर देती है। अब ऊपर की ओर सिर्फ एक फ्लोर बाकी था जहां लादेन रहता था। सील कमांडो की टीम जब दूसरे फ्लोर की ओर ऊपर जाती है उस वक्त ओसामा बिन लादेन दरवाजे के पीछे से बाहर की ओर झांक रहा होता है। कमांडोज को देखते ही ओसामा बिन लादेन झट से दरवाजा बंद कर लेता है। अब तक 12:40 हो चुके थे और कमांडोज अपने टारगेट लादेन से बस अब थोड़ी ही दूर थे। वे लादेन को भागने का कोई मौका नहीं देना चाहते थे, इसलिए कमांडोज लादेन के कमरे में सीधा दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, जहां लादेन ठीक उनके सामने होता है। सील कमांडो को अंदर आता देखते ही लादेन घबरा जाता है और वह अपनी एक पत्नी अब्दुल अहमद के पीछे छिपकर उसे एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है, जिस कारण पहले तो सील कमांडो उसकी पत्नी के पैर में गोली मार देते हैं और जैसे ही वह गिरती है कमांडोज लादेन को अपने टारगेट पर लेकर उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन अभी भी कमांडोज का काम पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद वो लोग लादेन के घर की छानबीन शुरू कर देते हैं ताकि लादेन और उससे जुड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उनके हाथ लग सके। कमांडोज लादेन के कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, कंप्यूटर डिस्क, सीडी, दर्जनों डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, किताबें और लादेन की डायरी अपने साथ ले लेते हैं। 12:55 पर कमांडोज लादेन की बॉडी को अपने साथ ले जाने के लिए उसे कपड़े से बने बैग में पैक कर देते हैं। कंपाउंड से निकलने के पहले कमांडोज की एक टीम कंपाउंड में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को बम से एक्सप्लोड कर देते हैं ताकि बाद में पाकिस्तानी आर्मी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसमें इस्तेमाल की गई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का पता न लगा सके। और करीब 1:10 पर जब कमांडोज के लिए कंपाउंड के बाहर एक बैकअप हेलीकॉप्टर आ चुका होता है तब उसमें बैठकर कमांडो सेफली एबटाबाद से जलालाबाद के लिए निकल जाते हैं। यानी कि सिर्फ 40 मिनट के अंदर ही पूरे ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम दे दिया जाता है। फाइनली अफगानिस्तान पहुंचने के बाद ओसामा बिन लादेन का डीएनए टेस्ट किया जाता है और डीएनए टेस्ट के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा ये ऐलान कर देते हैं कि ओसामा बिन लादेन अब नहीं रहा और इस तरह अमेरिका 9/11 का अपना बदला पूरा करने में कामयाब। सीआईए को उस कंपाउंड में लादेन से मिलता जुलता एक आदमी टहलता हुआ दिखाई देता है और इसके बाद सीआईए ऑफिसर्स बहुत ही जबरा प्लान बनाकर डीएनए टेस्ट के सहारे लादेन की आइडेंटिटी कंफर्म करती है और फिर सीआईए लादेन को मार गिराने की प्लानिंग में लग जाती है। सीआईए ने एक वक्त तो ये भी सोचा था कि लादेन को ड्रोन हमले में मार दिया जाए और यकीनन ये सबसे कम रिस्की प्लान था और जिससे लादेन की मौत का शक कभी भी अमेरिका पर नहीं जाता। लेकिन सीआईए उस प्लान को कैंसिल कर स्पेशल कमांडोज की टीम को एबटाबाद भेजने का प्लान बनाती है ताकि लादेन का एनकाउंटर किया जा सके। अब ये जानने के लिए कि सीआईए ने जानबूझकर अपने कमांडोज की जान जोखिम में क्यों डाली, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।